मूवी का नाम है मर्सी और इस मूवी का रन टाइम देखने के लिए मिलता है 1 आवर 41 मिनट और IMDb पर इसका रेटिंग है 6.2, जो कुछ ज़्यादा तो नहीं है लेकिन मूवी बुरा नहीं है। ओवरऑल इस मूवी को आप एंजॉय कर सकते हो। मतलब इस मूवी के अंदर फ्यूचर का टाइम दिखाया गया है, जो फ्यूचर बहुत ही दूर का फ्यूचर नहीं है, काफ़ी क्लोज फ्यूचर दिखाने की कोशिश की गई है और इस मूवी के लगभग सारे ही एक्टर्स काफ़ी बढ़िया काम किया है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स डाइव इनटू द स्टोरी। सिनेमा की शुरुआत में हम लोग को फ्यूचर का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पर लॉस एंजलिस में इतने सारे क्राइम बढ़ चुका है कि क्रिमिनल को रखने के लिए जेल का जगह भी कम पड़ने लगे हैं। इसके कारण से इसी शहर में बहुत सारे ऐसे रेड जोन बनाए गए हैं, जो सारे जगह पर क्रिमिनल्स को रखे जाते हैं और इस सारे क्रिमिनल्स को कंट्रोल ना कर पाने के कारण से इस सारे क्रिमिनल्स को अब सजा देते हैं मर्सी कोर्ट, जहाँ की जज है एक AI जज जिनकी नाम होती है जज मैडॉक्स। मैडॉक्स अभी तक 18 लोगों को सजा दे चुकी है और मैडॉक्स के ही कारण से इस शहर में अब 68% क्राइम कम हो चुके हैं। लेकिन आज इसी कोर्ट में सुनवाई होने वाला है क्रिस रेवन नामक एक लॉस एंजलिस पुलिस ऑफिसर का, जिनके ऊपर आरोप है उन्होंने अपनी वाइफ का निकोल रेवन का किल किया है। क्रिस यहाँ पर पूरी तरीके से बेहोश था और जब उसका आंखें खोलता है और अपने आप को जब इस कोर्ट के अंदर पाता है वो काफी ज्यादा हैरान होता है। दरअसल अभी उसे कुछ भी याद नहीं है और उसके सर में काफी ज्यादा दर्द है और इसके कारण उसे बताया जाता है उसे जब गिरफ्तार किया गया था तब वो बहुत ही ज्यादा अल्कोहल कंज्यूम कर चुके थे। इसके कारण से वो बहुत सारे ऑफिसर्स के ऊपर हमला कर चुके थे और तभी उसके सर में बाढ़ किया गया था और वहां से उसे गिरफ्तार करके यहाँ पर लेकर आया गया है। यहाँ पर क्रिस का कहना था ये बिल्कुल ही नामुमकिन है क्योंकि वो अल्कोहल कंज्यूम करता ही नहीं है। तभी यहाँ की यह जज यानी कि मैडॉक्स CCTV कैमरा दिखाती है, जहाँ पर साफ तौर पर दिखाई दे रहा था कि क्रिस किस तरीके से सारे ऑफिसर्स के ऊपर हमला किए हैं और वो यहाँ पर अल्कोहल कंज्यूम कर रहा था। ये सारी चीजों को देखकर मानो कि क्रिस को विश्वास ही नहीं होता है। इसके कारण से क्रिस कहता है, क्या तुम्हें पता है मैं वही ऑफिसर हूँ जो सबसे ज्यादा तुम्हें सपोर्ट किया था, इस मर्सी कोर्ट को सपोर्ट किया था। ये सारे बातों को सुनकर यहाँ की ये जज इस टाइम पर चलने वाला वो सारे न्यूज़ को दिखाती है, जो सारे न्यूज़ में बताया जा रहा था कि किस तरीके से क्रिस ही वो पहला ऑफिसर था जिसने इस मर्सी कोर्ट को सबसे पहला केस दिया था। यानी कि डेविड वेब नाम की एक क्रिमिनल को क्रिस ही सबसे पहले गिरफ्तार करके इस जज के सामने लेकर आया था और इस जज ने उस क्रिमिनल को सजा सुनाई थी। लेकिन आज ऐसा दिन आ चुका है, उसी जज के सामने क्रिस रेवन खुद ही आ चुका है। तो अब क्रिस के पास 90 मिनट समय है और इसी समय के अंदर अपने आप को बेगुनाह साबित करना होगा और अगर क्रिस ये नहीं कर पाता है तो क्रिस को मौत की सजा सुनाई जाएगी। और इस सारी चीज़ों के बीच में क्रिस बस एक ही बात को कह रहा था, क्रिस और चीज़ों को कर सकता है लेकिन अपने वाइफ का हत्या वो बिल्कुल भी नहीं कर सकता। तो इसके बाद क्रिस को उस सबूत को दिखाया जाता है जिसके ऊपर सिद्धांत लिया गया है कि क्रिस ने ही उसके वाइफ का हत्या किया है। दरअसल क्रिस आज सुबह पर अपने काम पर निकल चुका था। उसके ही कुछ देर बाद क्रिस फिर से घर पर लौट कर आता है और घर पर आकर अपने वाइफ को दरवाज़ा खोलने के लिए कहता है और उसके वाइफ जब दरवाज़ा खोलने के लिए मना कर देती है तब क्रिस यहाँ पर इस CCTV पर मुक्का मार के इस CCTV को तोड़ देता है और उसके बाद इस दरवाजे को तोड़कर अंदर जाता है और कुछ टाइम तक घर के अंदर रहने के बाद क्रिस बाहर आ जाता है और इस टाइम के बाद इस घर पर लौट कर आती है क्रिस की बेटी। और जब उसकी बेटी घर पर जाती है तब अपने मॉम का डेड बॉडी को देखकर वो चिल्लाने लगती है और पुलिस को कॉल करती है। दरअसल क्रिस की वाइफ को चाकू से वार किया गया था और जिसने वार किया था वो राइट हैंडेड था और क्रिस भी राइट हैंडेड है। और इसके भी बाद सबसे बड़ी बात यह है कि क्रिस के शर्ट पर क्रिस की वाइफ की ब्लड मिली है। तो इससे भी बड़ा सबूत और क्या ही चाहिए कि क्रिस ने ही अपने वाइफ का हत्या किया है। ये सारी चीज़ों को देखते हुए क्रिस अंदर से काफ़ी ज़्यादा टूट जाता है। तभी मैडॉक्स उसे कहता है टाइम बहुत ही कम है और इसी टाइम के अंदर तुम्हें अपने आप को बेगुनाह साबित करना होगा। खैर क्रिस अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए इसी कोर्ट का क्लाउड इंटरनेट को यूज़ कर सकता है, जिसके इस्तेमाल से हर एक चीज़ को एक्सेस किया जा सकता है, हर एक चीज़ को हैक किया जा सकता है। मतलब तुम सारा सब कुछ कर सकते हो यहाँ पर ही बैठे बैठे। इस जक नाम की ऑफिसर को कॉल करने के लिए कहता है और उसे जब कॉल लगाया जाता है तब वो ऑफिसर क्रिस के साथ थोड़ी सी अजीब तरीके से बात कर रही थी, मानो कि ये ऑफिसर क्रिस को उतना मदद करना नहीं चाहती है। खैर यहाँ पर ये ऑफिसर उस जगह को जांच पड़ताल कर रही थी जिस जगह पर उसके वाइफ की हत्या हुआ है। क्रिस यहाँ पर बैठे बैठे अपने ही किचन का 3D मॉडल देख रहा था, यानी कि जहाँ पर उसकी वाइफ की हत्या हुआ है और इस सारी जगह को देखकर इस सारी जगह के ऊपर क्या क्या हुआ है वो सारी चीज़ों को रिप्ले किया जाता है। इसके बावजूद भी क्रिस को कुछ भी नजर में नहीं आता है। तो मैडॉक्स यहाँ पर क्रिस को उसके बेटी का बाकी वो सारे इंस्टा अकाउंट्स दिखाती है, जो सारे इंस्टा अकाउंट्स
उसके बेटी ने उसके पापा के पास से हाइड करके रखी थी। और इस सारे अकाउंट्स के बीच में क्रिस को एक वीडियो देखने के लिए मिलता है, जिस वीडियो के अंदर क्रिस और वो अपने वाइफ दोनों एक साथ लड़ रहे थे। और इस सारी चीजों के बीच में उसके वाइफ एक फोन से किसी को टेक्स्ट कर रही थी। और इस चीज को देखकर क्रिस यहाँ पर मैडॉक्स को आदेश देता है, इस फोन को ट्रैक करो और ये देखो कि इस टाइम पर उसके वाइफ किसको टेक्स्ट कर रही थी। तब यहाँ पर पता चलता है कि ये फोन उसकी वाइफ की सेकंड फोन थी और इस फोन के बारे में कुछ भी रजिस्टर्ड नहीं है, यानी कि ये फोन एक बर्नर फोन था। लेकिन खैर फाइनली इस फोन को ढूंढ लिया जाता है और इस फोन के अंदर एक ही इंसान के नंबर मिलता है जिसका नाम होता है पैट्रिक। यहाँ पर ये जज पैट्रिक्स को कॉल करती है और पैट्रिक्स जैसे ही कॉल उठाता है तभी वो कॉल कट कर देता है। एंड इसी चीज से पैट्रिक्स का लोकेशन मिल जाता है और तुरंत ही वहाँ पर पुलिस पहुँच जाता है। दरअसल वो एक रेड जोन था, इसके कारण से वहाँ पर पहुँचना थोड़ा सा मुश्किल था। इधर क्रिस के ऊपर से शक का दायरा 1% कम हुआ है। आखिरकार पैट्रिक को पकड़ लिया जाता है और पैट्रिक को पूछताछ किया जाता है, लेकिन उसके साथ सवाल जवाब करके कुछ भी फायदा नहीं होता है, क्योंकि क्रिस का वाइफ के साथ उस इंसान के साथ बस अफेयर ही चल रहा था। इसके अलावा उन दोनों के बीच में कुछ भी नहीं था और इन दोनों की अफेयर के बारे में किसी को भी पता ना चले, इसके कारण से ये दोनों बर्नर फोन का यूज किया करते थे। तो यहाँ पर क्रिस के ऊपर शक का दायरा फिर से बढ़ जाता है और ये सारी चीजों को देखकर क्रिस पूरी तरीके से होपलेस हो जाता है और सारे ही चीज को सच सच कहना शुरू कर देता है कि आखिरकार उन दोनों का रिश्ता इतना खराब क्यों था और क्यों दोनों ही एक दूसरे से अलग होना चाहते थे और डिवोर्स तक के लिए राजी हो चुके थे दोनों ही। दरअसल एक दिन क्रिस अपने सबसे चहेता दोस्त के साथ अपने ड्यूटी पर था। तभी क्रिस अपने वाइफ के साथ फोन कॉल पे बात कर रहा था, वहीं पर उसका दोस्त सामने जाकर एक कार में पूछताछ कर रहा था, लेकिन उस कार में एक क्रिमिनल था जिस क्रिमिनल ने उसके दोस्त के ऊपर गोली चला चुका था। क्रिस अगर चाहता तो सबसे पहले अपने दोस्त को लेकर हॉस्पिटल जा सकता था, लेकिन क्रिस उस क्रिमिनल को पकड़ना सबसे महत्वपूर्ण काम समझा और उस क्रिमिनल को पकड़ते हुए उसका दोस्त मर जाता है। लेकिन आखिर तक उस क्रिमिनल को सजा तक नहीं मिलता एंड इस चीज से क्रिस को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है एंड इस सारी चीजों से क्रिस इतना ज्यादा ट्रॉमाटाइज हो जाता है कि वो फिर से अल्कोहल कंज्यूम करना शुरू कर देता है एंड उसकी वाइफ बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि क्रिस फिर से अल्कोहल कंज्यूम करे। इसके ही कारण से क्रिस अल्कोहल कंज्यूम करता था अपने वाइफ से छुपकर। लेकिन उस दिन सुबह पर क्रिस जब काम पे जा रहा था तब अपने घर में ही कुछ अल्कोहल को भूल चुका था। इसके ही कारण से वो फिर से लौट कर आया था ताकि वो सारे अल्कोहल को छुपा सके। और इस सारी चीजों के बीच में क्रिस और उसके वाइफ का झगड़ा होता है और क्रिस की वाइफ गिर चुकी थी, इसके कारण से उसका हाथ में थोड़ी सी चोट लग चुकी थी एंड उसका ही खून क्रिस के साथ में लग चुका था एंड क्रिस उस खून को साफ भी नहीं करता है, तुरंत ही घर से बाहर आ जाता है और उसके बाद बार में आकर अल्कोहल कंज्यूम करना शुरू कर देता है। और यहाँ पर अचानक पुलिस आ जाता है और पुलिस पकड़कर उसे यहाँ पर लेकर आया है और अब क्रिस पूरी तरीके से उम्मीद खो चुका है कि वो इस चीज को साबित कर सकता है कि उसने खून नहीं किया है। लेकिन यहाँ पर मैडॉक्स क्रिस को थोड़ी सी मोटिवेट करती है कि तुम्हारे पास अब 40 मिनट का वक्त है, तुम इस वक्त में या तो अपना मौत का इंतजार करो या फिर सच को जानने की कोशिश करो कि आखिर तक हुआ ही क्या था। तो क्रिस यहाँ पर फिर से वही सारे लोगों को देखना शुरू कर देता है जो सारे लोग उसके वाइफ के कॉन्टेक्ट लिस्ट पर था। क्रिस के घर में 3 दिन पहले एक पार्टी हुआ था और उसके बाद से उसके घर के आसपास के सारे सीसीटीवी फुटेज को देखने के लिए बोला जाता है कि कोई भी कार उसके घर के सामने से गया हो और घर के सामने रुका हो उस सारे कार को ट्रैक करो एंड उन सारे चीजों का डिटेल्स मेरे सामने प्रेजेंट करो। लेकिन ये सारी चीजों को देखने के बावजूद भी क्रिस को कुछ भी पता नहीं लगता है। क्रिस फिर से अपने बेटी की वही सारे इंस्टा अकाउंट्स को स्क्रॉल करना शुरू कर देता है जहां पर उसे एक वीडियो मिलता है जहां पर उसकी बेटी उसकी बॉयफ्रेंड के साथ बात कर रही थी एंड उस वीडियो पर उसकी बेटी जब बात कर रही थी तब पीछे से एक साउंड आता है तो उसकी बेटी को लगता है कि शायद उसके पापा आ चुका है, इसके कारण से वो फोन कॉल कट कर देती है। फिर उसकी बेटी उस जगह पर जाती है जहाँ से वो साउंड आया था, लेकिन उस जगह पर कुछ भी नहीं था। तो इसके कारण से उसकी बेटी मजाकिया तरीके से बोल रही थी कि शायद से यहाँ पर कोई भूत था। और जब ट्रैक किया जाता है उसकी डॉटर की वो फोन कॉल का टाइम और उस वीडियो का टाइम, तब पता लगता है उस टाइम के आसपास भी क्रिस घर पे नहीं था, यानी कि वहां पर कोई तो था जिसने साउंड को किया होगा। इसी कारण से क्रिस ये सारी चीजों को लेकर अपनी डॉटर के साथ बात करना चाहता था, लेकिन वो जब अपने डॉटर को कॉल करता है तब उसके डॉटर उसके ऊपर विश्वास करना बिल्कुल भी नहीं चाहती है, क्योंकि अब इंटरनेट पर जो सारी चीजें दिखा रहा है वो सारी चीजों को देखते हुए उसके डॉटर भी अब उसके डैड के ऊपर संदेह करना शुरू कर चुकी है। लेकिन खैर उसकी डॉटर की उसी वीडियो को अच्छी तरीके से देखने से पता चलता है बेसमेंट का दरवाजा खुला हुआ था और उस दरवाजे के पीछे कोई तो था जिसका चेहरा ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है। और इसी चीज को लेकर अच्छी तरीके से जांच पड़ताल करते हुए नाम उठ कर आता है रॉबर्ट नेल्सन का। और रॉबर्ट नेल्सन वही इंसान है जो क्रिस का बहुत ही अच्छा दोस्त है। इस सारी चीजों के बीच में और भी कुछ रिपोर्ट्स उठ कर आते हैं जो सारे रिपोर्ट्स के मुताबिक बहुत सारे ही सिंथेटिक यूरिया लगभग 300 किलोज का जो खरीदा गया था
सिंथेटिक यूरिया बहुत सारे मेकअप्स के प्रोडक्ट के ऊपर यूज किए जाते हैं, खेती के काम पर भी बहुत ही अच्छा आ जाता है, लेकिन इसी चीज से बॉम्ब भी बनाया जा सकता है। इसके बाद जब रॉबर्ट नेल्सन के साथ कांटेक्ट करने की कोशिश किया जाता है तब उसके साथ कांटेक्ट नहीं किया जाता है और पता लगता है कि अगले दिन रॉबर्ट नेल्सन ने छुट्टी लिया था। और इससे ही पहले रॉबर्ट नेल्सन को पूछा गया था कि अगले दिन क्या किसी ने छुट्टी लिया था, तब रॉबर्ट नेल्सन ने कहा था कि कोई भी छुट्टी नहीं लिया था। इसके बाद रॉबर्ट के घर पर पुलिस को भेज दिया जाता है ताकि वहां पर रॉबर्ट को जाकर पकड़ लिया जाए, लेकिन वहां पर रॉबर्ट नहीं था। यहाँ पर एक फोटो देखने के लिए मिलता है और इस फोटो पर रॉबर्ट नेल्सन का बचपन का फोटो था, लेकिन उसी फोटो पर किसी का हाथ भी था साइड में, जिसका चेहरा ऑब्वियसली इस फोटो में नहीं था। इसके कारण से यहाँ पर क्रिस आदेश देता है कि इसके हाथ को ही स्कैन करके ढूंढ कर निकालो कि इसके पास में कौन था। एंड ऑब्वियसली इस काम को करने के लिए थोड़ा सा टाइम की जरूरत है, जिसके कारण से इसे बैकग्राउंड में प्रोसेस करने के लिए छोड़ दिया जाता है। यहाँ पर रॉबर्ट नेल्सन के घर पर एक बेसमेंट मिलता है, जहाँ पर जाने से पता चलता है कि रॉबर्ट नेल्सन सच में ही बॉम्ब बना रहा था। जिस चीज को पहले सोचा जा रहा था कि शायद से रॉबर्ट नेल्सन ड्रग्स बना रहा था, क्योंकि ड्रग्स बहुत ही महंगा बिकता है और अगर आपका बिजनेस रेड लाइट एरिया पर है फिर तो आप बहुत सारा मुनाफा कमा सकते हो। और ये सारा एज्यूम गलत होता है और रॉबर्ट नेल्सन सच में ही बॉम्ब बना चुका है। और अगर सच में ये सारा चीजों के पीछे रॉबर्ट नेल्सन का इतना गहरा हाथ था, तो अब रॉबर्ट नेल्सन का टारगेट होगा क्रिस का बेटी, यानी कि उसका डॉटर बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। इसके कारण से वो तुरंत ही अपने डॉटर को कॉल करता है, लेकिन अब तक बहुत ही देर हो चुका था। रॉबर्ट नेल्सन यहाँ पर आकर उसके बेटी को उठाकर लेकर गया है और इधर इस बेसमेंट के अंदर भी बॉम्ब लगा हुआ था। इसके कारण से यहाँ पर सारी पुलिस को आदेश दिया जाता है कि तुरंत ही यहाँ से बाहर आ जाए और जैसे तैसे करके सारे ऑफिसर्स बाहर आते हैं और यहाँ पर बहुत ही बड़ा एक ब्लास्ट होता है। यहाँ पर इसे जज को पूरी तरीके से समझ में आ जाता है, दरअसल ये बॉम्ब ब्लास्ट था छोटा सा एक सैंपल, अगर पूरी तरीके से ब्लास्ट किया जाए तो इस पूरी शहर को तबाह किया जा सकता है। और इसे जज को पूरी तरीके से समझ में आ जाता है यहाँ पर क्रिस पूरी तरीके से निर्दोष है। इसके कारण से क्रिस को यहाँ से जाने के लिए कहती है, लेकिन क्रिस यहाँ से जाने के लिए राजी नहीं होता है, क्योंकि क्रिस अगर यहाँ से चला जाएगा तो यहाँ की जो एक क्लाउड इंटरनेट है इसको भी इस्तेमाल नहीं कर पाएगा और वो जो यहाँ पर बैठकर पुलिस को हेल्प कर रहा है उस चीज़ को वो नहीं कर पाएगा। लेकिन यहाँ पर वो अगर कुछ देर तक बैठा रहेगा तो इस सीट की ऑटोमेटिक सिस्टम उसके बॉडी पर एक बहुत ही जहरीला जहर को उसके बॉडी पर इंजेक्ट किया जाएगा और वो पूरी तरीके से मर जाएगा। लेकिन क्रिस इस चीज़ का परवाह नहीं करता है और क्रिस कहता है उसने रॉबर्ट नेल्सन का बचपन की जिस फोटो को स्कैन करने के लिए कहा था, क्या वो फोटो स्कैन करना कंप्लीट हुआ है कि नहीं। एंड उस चीज़ को जब देखता है क्रिस यहाँ पर पूरी तरीके से हैरान हो जाता है, क्योंकि डेविड वेब उसका भाई है। दरअसल रॉबर्ट नेल्सन का असली नाम है रॉबर्ट वेब। बचपन में उन दोनों भाई की पेरेंट्स मर चुके थे, इसके कारण से रॉबर्ट वेब को नेल्सन फैमिली गोद लिया था और तभी से रॉबर्ट वेब का टाइटल हो जाता है नेल्सन और तभी से उसका नाम आता है रॉबर्ट नेल्सन। और डेविड वेब को क्रिस ने ही तो पकड़ा था, इसके कारण से क्रिस के ऊपर उसका हमेशा ही टारगेट था और इसका जो जज था वो भी तो इसी एआई कोर्ट से ही हुआ था। इसके कारण से रॉबर्ट अब बदला लेना चाहता है इस कोर्ट से और क्रिस से। और रॉबर्ट इतने डरावने तरीके से बदला इस कारण से लेना चाहता है क्योंकि रॉबर्ट जानता था उसके भाई पूरी तरीके से निर्दोष था। रॉबर्ट फाइनली उस बॉम्ब को लेकर इस कोर्ट तक आ चुका है और यहाँ पर आकर पूरी तरीके से एक क्योटिक मोमेंट क्रिएट कर देता है। और इधर कोर्ट में 40% एनर्जी ही बाकी है, इसके कारण से एआई थोड़ा सा मेल फंक्शन करने लगता है और यहाँ पर क्रिस को इसी चेयर में लॉक कर दिया जाता है और यहाँ पर ऊपर से कुछ सेकंड ही बाकी है। इसके बाद क्रिस को हमेशा हमेशा के लिए सुला दिया जाएगा। लेकिन खैर आखिरी मोमेंट पे जाकर क्रिस का किस्मत अच्छा होता है और क्रिस यहाँ से छूट जाता है। इसके बाद क्रिस नीचे आता है और यहाँ पर बहुत ही बेहतर एक प्लान बनाता है। दरअसल इस कोर्ट की जो एआई जज होती है वो यहाँ की डिस्प्ले पर आती है और वो आकर रॉबर्ट के साथ बात करना शुरू करती है। यहाँ पर ये जज रॉबर्ट को भरोसा देती है कि अगर उसके भाई सच में निर्दोष थे तो वो इस चीज को साबित कर सकता है। इसी चीज का मौका देखते हुए क्रिस रॉबर्ट के ऊपर हमला कर देता है और रॉबर्ट को यहाँ पर बहुत ही सारा मारता है। उसके बाद रॉबर्ट को गन पॉइंट कर देता है और यहाँ पर क्रिस इतना ज्यादा गुस्से में थे कि वो लगभग रॉबर्ट को शूट करने ही वाला था, क्योंकि यही तो है जो उसने वाइफ को किल किया है। लेकिन यहाँ पर ये जो जज होती है वो क्रिस को रोक देती है, यानी कि क्रिस को मना करती है कि भूलकर भी ये गलती मत करना। लेकिन यहाँ पर जज जैसे ही आती है वो आकर रॉबर्ट को मारने की कोशिश करती है, लेकिन ऑब्वियसली रॉबर्ट को मार नहीं पाती है, क्योंकि रॉबर्ट अगर यहीं पर मर जाता तो जैक भी बच जाती। दरअसल जैक ने करी कुछ ऐसी है, रॉबर्ट का जो भाई था यानी कि डेविड वेब, उसे फंसाने के लिए जैक बहुत ही बड़ी रोल प्ले करी थी। दरअसल डेविड वेब जिस चीज से निर्दोष साबित हो सकता था उसी चीज को जैक ने मिटा दी थी। तो यहाँ पर
जैक और रॉबर्ट को दोनों को ही गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसके बाद यहाँ पर ये मूवी खत्म होने से पहले हम लोग इस एआई को देख पाते हैं, जिस एआई जज को देखकर ऐसा लगता है कि उसके अंदर भी अब इमोशन आने लगे हैं, क्योंकि उसे अब समझ में आ चुकी है कि वो भी गलती कर सकती है और उससे गलती हुई है। तो यहाँ पर इस मूवी का स्टोरी खत्म होता है और आपसे मिलता हूँ मैं दूसरे वीडियो पर। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।